All right, guys. So we'll go through the. There is a very important topic called. Let's see this. It is uniform circular motion. तो अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन जो भी है वो तो ये एक सेकंड ना उसे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताए थे राइट लॉज ऑफ मोशन तो ये ग्राफिकली एक्सप्लेन करने का तरीका है कि initial velocity of the object, the final velocity of the object and the time consideration अगर होगा तो फिर total velocity जो है वो initial velocity plus acceleration multiplied by time होगी. क्या है फॉर्मूला क्या है टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, इसको अच्छे से हमको ध्यान में रखना है. दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है. ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और फाइनली जो थर्ड है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है वो है वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि आप इसको सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एस इज डिस्टेंस, ये तीनों चीजें मेक श्योर करो कि आपको ध्यान रहे. नाउ कमिंग टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कंटिन्यूअसली कोई चीज अगर उसी स्पीड पे चल रही है तो और उस सर्कुलर पाथ पे ही है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो आपकी घड़ी. आप घड़ी में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली आपका जो घड़ी का जो काटा है, समझो जो सेकंड का काटा है वो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड में चलते जा रहा है, बराबर. और उसी तरह से आपके मिनट का काटा भी उसी स्पीड से चल रहा है, मतलब उसका एक अलग स्पीड है, बस वो अपनी स्पीड से चल रहा है. और आपका घंटे का जो काटा है वो भी अपने स्पीड से चल रहा है. तो उनका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है. जैसे कि सेकंड का हर एक सेकंड में सुई एक बार आगे बढ़ेगी और हर एक मिनट में मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी और हर एक घंटे में घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी, बराबर. तो ये जो मोशन हो रहा है ये कंटिन्यूअस है और ये यूनिफॉर्म है. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये किसी भी सरफेस पे किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है. तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट speed along a circular path, the change in velocity is due to the change in direction, hence it is accelerated motion. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. Example, the motion of a stone in a sling or that of any point on a bicycle wheel when they are in uniform motion. So speed is equal to circumference upon time. Speed is equal to circumference upon time. तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जिस भी सरफेस पे वो घूम रहा है उसका जो भी सरकमफ्रेंस है अपॉन टाइम. अगर वो सर्कल है तो 2πr, अगर वो रेक्टेंगल है तो फिर मतलब जो भी सरफेस है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस वो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वो सर्कल होना कंपलसरी है. ठीक है, ये तो हो गया स्पीड निकालने का. अब वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? स्पीड और वेलोसिटी में फर्क आप लोगों को दोनों को पता है. स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम के इसमें आती है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन में आती है, बराबर. तो स्पीड हम कैसे कंसीडर करते हैं? जब डिस्टेंस और टाइम का कंसीडरेशन होता है. और वेलोसिटी कैसे कंसीडर करते हैं? जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कंसीडरेशन होता है. तो इस केस में बहुत जरूरी है ये समझना कि वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. एक बहुत सिंपल चीज है, अगर आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को गोल घुमाएं और वो कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी तो वो डिस्प्लेस नहीं होगी, वो वहीं पे घूमेगी, राइट. तो फिर धीरे धीरे वो स्लोली थोड़ा थोड़ा घूमते घूमते डिस्प्लेस होगी. जैसे फॉर एग्जांपल भंवरे देखें आपने सबने, अगर इमेजिन करो भंवरे के ऊपर एक सर्कुलर कॉइन हो या ऐसा कुछ हो तो वो कैसे देखो घूमते 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 रुक जाएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट दैट विल हैपन वो उसका एक सर्कुलर मोशन पे चेंज होगा जो कि उसके डिस्क के रेडियस के ऊपर है. तो मैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि डायरेक्शन इन विच इट गेट्स थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ. इट मींस दैट as the coin moves along a circular path the direction of the motion is changing at every point.
ऑब्वियसली अगर आप सिक्के को भंवरे के ऊपर रखोगे थोड़ी देर के बाद वो गिर जाएगा। वो कैसे गिरता है, कहाँ गिरता है, वो डिपेंड करता है कि उसका कौन सा मोशन मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पूछा है, टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल टाइम दिया है। तो स्पीड तो आराम से निकल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ भी नहीं है क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक पे है तो वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल गाइस। उस दिन भी हमने किया था ये, परसों के दिन। तो अगर कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक कर रहा है और वो 400 मीटर भागता है 25 सेकंड में और वापस उसी जगह पे आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि वो उधर ही आ गया है जहां पे से वो निकला है। तो खाली स्पीड निकलेगा, वेलोसिटी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल है, an aeroplane taxis on the runway for the duration of 3.2 meter per second. How much distance would it have covered on the runway? तो यहाँ पे क्या कवर है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से। a दिया हुआ है अपने को, टाइम दिया हुआ है अपने को, इनिशियल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि 0 से ये शुरू होता है, और हमको डिस्टेंस पता लगाना है। तो अगर हम वही फॉर्मूले में सारे वैल्यू डालें तो u इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू 30, 1/2 इंटू a इज इक्वल टू 3.2, और यहाँ पे भी 30। बस आप सिंपली ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी 2-3 एग्जांपल्स हैं। लेट्स जस्ट गो थ्रू देम वेरी क्विकली। ओके, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए u चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो 0 को कंसीडर करेंगे और उससे मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी से हमने निकाला। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल सम्स हैं जो कि आगे जाके भी अपने को करना है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहला है, ये हमने उस दिन भी किया था बट आज एक फटाक से रिवीजन करते हैं। Newton's first law of motion is balanced and unbalanced force. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उस दिन भी हमने किया था कि अगर कोई भी चीज एक ही जगह पे रुकी है तो वहीं पे रुकी रहेगी, या कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन पे तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई और अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता। और ये अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स जो कि उसी लेवल से नहीं चल रहा है। बैलेंस फोर्स मतलब जो उसी उतना ही फोर्स डाल रहा है जितना रिक्वायर्ड है। तो अनबैलेंस फोर्स यानी एडिशनल फोर्स जो उसके ऊपर पड़ता है जिसके वजह से उसका मोशन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉल पड़ी है, वो वहां पे पड़ी ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप जाके उसको जोर से लात नहीं मारोगे वो मूव नहीं होने वाली। तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है जो बॉल के ऊपर प्रेशर देती है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम क्या होता है गाइस, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोमेंटम मतलब कोई भी चीज अगर हम एक तरफ पुश करते हैं तो उसके प्रेशर पे एक एक्स्ट्रा पुश आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने झूले को धक्का दिया, तो जब हम झूले को धक्का देते हैं तो हमारा जो हाथ का मूवमेंट होता है, ऐसा तो नहीं ना हम झूले को पकड़ के बस तुरंत धक्का देते हैं, हम हाथ को ऐसे ऊपर से लेके जाके देते हैं, राइट। तो वो जब हम जो मूवमेंट करते हैं उसके वजह से मोमेंटम मिलता है। जैसे अगर अभी मुझे किसी को पंच मारना है, मेरा हाथ उसके मुंह के एकदम पास से मैंने ऐसे मारा तो इतना जोर से नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं हाथ पीछे से लेके मारता हूँ तो ये प्रेशर आता है, बराबर। तो ये जो मूवमेंट की वजह से जो मुझे एक्स्ट्रा दम मिलता है इसको मोमेंटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। जैसे आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, एक 4 फीट का खड्डा है, आपको कूदना है, आप क्या जगह से कूदोगे, नहीं, आप पीछे जाओगे, भाग के आओगे और फिर कूदोगे। क्यों, क्योंकि भाग के आने से आपको मोमेंटम मिलता है और आप उस मोमेंटम के दम से वो 4 फीट का खड्डा कूद जाओगे। कभी ऐसा हमने समझो ऐसा बड़ा गटर है या खड्डा और हमको कूदना है, तो हम जगह पे खड़े होकर कूदेंगे नहीं, क्योंकि वो कम चांस है कि हम वो डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से भाग के आएंगे और मोमेंटम को यूज करके उसको पुश करेंगे। जैसे कि अभी समझो इवन क्रिकेट में आप बैटिंग कर रहे हो और बॉल ऐसी दिख रही है आपको, आ रही है जिसको आपको जोर से शॉट मारना है, तो आप सीधा बैट को आगे नहीं करोगे, आप बैट को पीछे लेके जाओगे, पीछे लेके जाके फुल स्विंग करोगे। क्यों फुल स्विंग करोगे, क्योंकि अब आपको मोमेंटम चाहिए, आपको बड़ा शॉट मारना है। जब आपको छोटा शॉट मारना रहता है तो आप बैट को पीछे नहीं लेते हो, आप बैट को
वहीं से आगे कर देते हो। बट यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको बड़ा शॉट मारना है तो आप बैट को पीछे लेके जा रहे हो। तो ये जो मोशन है इसको कहते हैं, और इस मोशन से जो बेनिफिट मिलता है उसको मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का लॉ क्या है कि कितना मोमेंटम मिलेगा वो डिपेंड करता है कितना फोर्स अप्लाई किया। ऑब्वियसली मैंने पंच मारा हो कितना जोर से लगेगा डिपेंड करता है कि मैंने कितना दम लगाया उसके पीछे, और मोमेंटम जिस तरफ पुश कर रहा हूँ उसी तरफ होगा। ऐसा तो नहीं ना कि मैं पंच मारूंगा और मेरे को लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है, बराबर। पंच मारूंगा तो जिसको मारूंगा उसी को लगेगा। बैट पीछे जाके बॉल को मारेगी तो बॉल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि बैट उल्टा चली जाएगी, क्योंकि मोमेंटम इस तरफ है ना। हम लोग भाग के आए जंप मारने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उल्टा गिरेंगे, हम वो जंप को कवर करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास मोमेंटम है, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फोर्स जो अगर अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v बन जाएगी, क्योंकि अब जो है वो इनिशियल से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कैरी कर रही है। और इसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? ये बहुत ही सिंपल है, m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन t। v माइनस यू अपॉन t आपको ऑलरेडी मालूम है एक्सेलरेशन है, यानी रेट ऑफ चेंज इनटू मोमेंटम इज मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सिंपल इनफ। So force is equal to momentum multiplied by acceleration। यहाँ पे देखिए v minus u upon t बचा हुआ है, ये आप लोग को ऑलरेडी मालूम है v minus u upon t क्या है, वो acceleration है। तो उस हिसाब से यहाँ पर rate of change of momentum is momentum multiplied by acceleration। और momentum multiplied by acceleration जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है फोर्स के, क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट अगर रहेगा तो उतना ही स्पीड से बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, force is equal to momentum multiplied by acceleration। अब फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में काम करता है, यानी कि जो भी फोर्स आप किसी चीज पे लगाओगे सामने रेसिप्रोकल फोर्स आएगा ही, और वो हमेशा इक्वल या ऑपोजिट होता है। इक्वल ऑपोजिट होता है। जैसे अगर मैंने झूले को धक्का दिया, अभी मैं बीच में कहीं तो पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि बच्चा अपनी माँ को पूछता है कि जब कोई पीछे झूले को धक्का देता है तो पीछे तो तुम खड़े हो, बट आगे तो कोई नहीं खड़ा, तो आगे से झूले को धक्का दे, या अगर आगे से तुम दे दी तो पीछे से कौन देगा? तो ये बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन था, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वो बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन है। टेक्निकली बच्चे को हमने पीछे से धक्का दे दिया, बट बच्चा आगे जाके रुक जाएगा क्या? नहीं, वापस आएगा ना। क्यों वापस आएगा? बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब मैं इसको आगे से धक्का दे रहा हूँ तो उधर से ऑटोमेटिकली फोर्स क्रिएट हो रहा है, और वो फोर्स से वो वापस से मेरी तरफ आएगा। जैसे अगर हम भाग के आगे जंप मारते हैं तो जंप मारने के बाद हमको झटका बैठता है जमीन से, राइट? ऐसा तो नहीं है कि भाग के जंप मारते तो कुछ नहीं, थोड़ा सा जर्क हमारे पैर में लगता है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा जंप हमने मारा, बराबर, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करता है। जैसे अगर समझो आप साइकिल चला रहे हो, आपने अचानक से स्पीड ब्रेकर पे उड़ाया साइकिल को, जब उड़ता है और फिर जब वापस गिर रहा है तो आपको एक वापस से जर्क फील होता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको उतना ही उल्टा फोर्स भी सहना है। जैसे अगर अभी आपने बहुत ही फास्ट बॉल पे बैटिंग कर रहे हैं आप और आपने हिट किया, तो वो जो बॉल का प्रेशर है वो आपको बैट फील होगा, बराबर। Guys, why are we not on mute? Unless and until आपको मुझे कुछ पूछना नहीं है, I want everyone to be on mute, okay? सिर्फ अगर आपको कुछ पूछना है तो ही आप म्यूट हटाओगे। थैंक यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, while hitting a ball with a bat, the speed of the bat increases, a gun recoils। अगर आपने कभी गन चलाई हो किसी कंपटीशन में, आगे भी कभी चलाएंगे तो आपको फील होगा कि जैसे ही गन से गोली जाती है वैसे ही वो वापस से आपको अंदर फील होता है। आप लोगों ने बचपन में रॉकेट चलाया होगा, दिवाली में, बचपन में बच्चे ही आप लोग, मतलब आपने दिवाली में रॉकेट चलाए होंगे। तो हमेशा बोला जाता है कि दिवाली के जो रॉकेट है वो हाथ में पकड़ के नहीं चलाने हैं, बराबर। हमेशा ये बताया जाता है कि दिवाली के रॉकेट्स को हाथ में नहीं पकड़ना है। ऐसा क्यों बताया जाता है? ताकि
क्योंकि अगर आपने दिवाली में रॉकेट्स को हाथ में पकड़ा है और आप जलाओगे तो उसका जो बर्निंग है वो आपके हाथ को जला देगा, क्योंकि उसको जब ऊपर जाना है तो उसको उतना प्रेशर नीचे देना है। तो उसके वजह से वो जो उसका जो फायर वर्क का जो ये रहता है, मटेरियल रहता है, वो जब जलता है तो उससे हमारा हाथ जल सकता है, इसलिए हाथ में पकड़ के हम रॉकेट्स नहीं जलाते। बराबर? कोई जलाता है हाथ में पकड़ के रॉकेट्स? अगर आप जलाते तो प्लीज मत चलाओ आगे से, ठीक है। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को क्या पता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन से, ये हमको ऑलरेडी मालूम है। अब टोटल फाइनल मोमेंटम और टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम है जब हमने प्रेशर डाला, एक्सेलरेशन किया, उसके वजह से मोमेंटम हुआ। अब वो मोमेंटम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और एक फाइनल मोमेंटम पे पहुंचा। क्यों बढ़ते गया? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। एक बार एक्सेलरेशन हो जाएगा तो वो उसी एक्सेलरेशन स्पीड को मेंटेन करेगा, बराबर? तो क्योंकि वो उसी एक्सेलरेशन स्पीड को मेंटेन कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली राइज होते जाएगा। इसके लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो उनके टोटल फाइनल मोमेंटम से इक्वल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो उनके टोटल इनिशियल मोमेंटम से उनका टोटल फाइनल मोमेंटम सेम होगा। जैसे अगर समझो मैंने बॉल बैट से मार दी, मैंने मार दिया, अब उसके बाद बॉल का जो मोमेंटम है वो जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक सेम है। ऐसा नहीं है कि बॉल बैट से छूटी और हवा में जाके और स्पीड पकड़ ली, वो नहीं होने वाला। हाँ, अगर मैं जैसे समझो आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मैंने वॉलीबॉल एक बार मारा और फिर किसी और ने और जोर से मारा, तब वो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक एडिशनल फोर्स है। तो ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ? ये कहता है when no external force acts on two interacting objects their total momentum remains constant, it does not change. क्या कहता है? when no external force acts on two interacting objects their total momentum remains constant, it does not change. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी रिलेटेड है, तो उसी के थ्रू ये कॉरली बनती है। वापस समझा रहा हूं, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनका टोटल मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? अभी देखो गाइस, ये सारे जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप लोग को लिख रहे हैं। तीनों लॉ, चारों फॉर्मूला और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक इनिशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, जो मतलब सॉरी स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको बताया था, मोमेंटम का फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन के तीनों लॉ। ये सारे के सारे न्यूटन के तीनों इक्वेशन, न्यूटन के तीनों लॉ, मोमेंटम का कंजर्वेशन और स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये सब आपको लिख के याद करना है। ये टॉप चैप्टर में यही सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज, जब दो चीजें टकराती हैं तो कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम होता है उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम होता है। ये सब हम लोगों ने बचपन में किया है। हमने दो कार, छोटे छोटे कार्स लिए और दोनों को एक साथ एक स्पीड में एक दूसरे की तरफ भेजा। जब हमने भेजा उसको एक स्पीड में, जब वो टकराए तो फिर वो ऐसे गिर गए, तो हम लोग देखते थे कि किसकी कार कितना ज्यादा गिरी तो वो हार जाता था, राइट? तो ये किस पे डिपेंड करता था? ये डिपेंड करता था कि उनका मोमेंटम कितना है। जिसका ज्यादा मोमेंटम होता था, जिसकी गाड़ी में वेट ज्यादा होता था, तो ऑब्वियसली उसके पास मोमेंटम ज्यादा होता था, तो उसकी गाड़ी सामने वाली की गाड़ी को उड़ा देती थी। बट जो भी टोटल मोमेंटम होता था वो उतना ही रहता था कोलिजन के बाद भी, और उसके बाद वो पीछे आ जाता था। तो ये जो पीछे आता है इसको रिकॉइल कहते हैं। आप लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देता हूं, आपके घर में भाई बहन होंगे, आप दोनों जन एक साथ भाग के एक दूसरे से टकराओ। ज्यादा जोर से मत टकराना, लग जाएगा, बट अगर आप ट्राई करोगे तो जैसे ही आप टकराओगे आप पीछे गिर जाओगे, राइट? तो ये जो आपका मोशन है पीछे गिरने का, वो डिपेंड करता है कि आप कितने तेजी से भाग के टकराए, या आपका भाई या बहन आपसे कितना ज्यादा मास कैरी करता है, बराबर? क्योंकि जब आप टकराओगे तो आपका जो स्पीड रहेगा, वो जो आप मोमेंटम गैदर करोगे, उसी मोमेंटम से आप टकराओगे, राइट? तो अगर हम लोग ऐसे चलते चलते किसी से टकराए तो कुछ लगता है क्या? नहीं। लेकिन इमेजिन करो दोनों जन भागते भागते अगर टकराओगे तो कितना जोर से लगेगा, क्योंकि दोनों के पास मोमेंटम है, बराबर? ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा स्कूल में, क्लास में, कहीं आप भाग रहे हो या रोड पे आप भाग रहे हो और आप खेलते खेलते भी भाग रहे हो, एक दूसरे से टकरा गए तो बहुत जोर से लग जाता है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मोमेंटम जो होता है
वो आप दोनों के अंदर एक फोर्स क्रिएट करता है जो कि कोलिजन के बाद भी सेम है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है, बराबर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल से कोलिजन होने के बाद मोमेंटम खत्म नहीं हो जाता, कोलिजन होने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहता है, बस वो उल्टा आपके ऊपर आ जाता है, यानी कि वो रिकॉइल होता है, यानी कि वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप गन, जो भी लोग गन चलाए होंगे उनको पता होगा, गन लिया उन्होंने, गन में बुलेट डाली, गन को अपने कंधे पे रखा और फायर किया। कंधे पे क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका जो जर्क आएगा वो फील करना है। अगर आप ऐसा मुंह के पास रखोगे तो मुंह फोड़ देगा, इसके लिए हम उसको कंधे पे रखते हैं। तो जब गन से हम बुलेट फायर करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो हमारे कंधे पे आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ओके, गन भी वहीं पे पड़ी है, बुलेट भी वहीं पे, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और जब गन वहां से ये निकलती है तो उसे गन नहीं निकलती, बुलेट गन में से निकलती है, तो वो एक इनिशियल वेलोसिटी क्रिएट करती है, फिर मोमेंटम क्रिएट करती है और फिर जाके अपने ऑब्जेक्ट को हिट करती है। जब वो ऑब्जेक्ट को हिट करती है तब उसका जाके मोमेंटम 0 हो जाता है। तो उसी टाइम पे जैसे ही वो मेरे गन से निकली वो मुझे उतना ही इनिशियल प्रेशर वापस देती है ताकि उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल रहे। तो द अमाउंट ऑफ रिकॉइल विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मोमेंटम दैट द गन कैरीज। अगर किसी ने घर में बुलेट होगी या किसी के भाई या बहन चाचा किसी के पास बुलेट होगी पुरानी वाली, अभी आजकल तो बटन वाली आती है, बट अगर पुरानी वाली होगी तो वो आपको कभी किक नहीं मारने देंगे। क्यों नहीं मारने देंगे? क्योंकि बुलेट का जो रिकॉइल होता है, किक का रीकिक होता है, वो इतना मजबूत होता है कि आपके पैर तोड़ सकता है। अभी आजकल की तो बुलेट्स थोड़ी सी मॉडर्न हो गई, बटन स्टार्ट वाली आ गई, लेकिन मैं आपको पहले की बुलेट्स का बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था, बुलेट में वो गाड़ी बाइक की बात कर रहा हूँ, एनफील्ड। तो एनफील्ड बाइक जो होती थी उसको अगर आप किक करोगे तो उसका जो किक होता था वापस आता था, कभी कभार तुरंत वापस मार देता था। तो वो इतना जोर से आता था कि कितने लोगों के घुटने टूट गए। तो इसके लिए, क्योंकि अगेन उसी में भी वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लागू होता है कि जो बुलेट का किक है वो जितना प्रेशर से आपने नीचे दिया उतना ही प्रेशर से वो वापस से आपको हिट कर रहा है। ऑब्वियसली वो एक फॉल्ट था, वो इसलिए होता था क्योंकि वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती थी, बट वो फॉल्ट की वजह से कई लोगों को बहुत बार चोटें लग गई हैं। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है, total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Okay guys, now there is one more example. Mass of the cannon is 500 kg, recoils with a speed of 0.25 meter per second. What is the momentum of the cannon? तो mass of the cannon दिया है, recoil speed दिया है, momentum पूछा है, तो momentum easily calculate कर, sorry for that. मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, सॉरी मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड को हम लेंगे और उसे कैलकुलेट कर लेंगे। Now coming to two balls have masses of 50 gram and 100 gram and they are moving along the same line. They collide with each other and after the collision the first ball with a velocity of 2.5 meter per second. Calculate the velocity. तो पहले बॉल का मास m1 है जो कि 50 ग्राम है यानी कि 0.05 kg। सेकेंड बॉल का मास 100 ग्राम है यानी 0.1 kg। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी 2.5 है और दूसरे का फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल इनिशियल मोमेंट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अभी हमने कहा है ना, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, दोनों इक्वल है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपने सब मल्टीप्लाई किया, आपको लास्ट में आराम से v2 मिल जाएगा। बहुत ही इजी सम है, आप लोगों को ये याद रखना। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। मैं आपको, अगर मेरे पास रहेगा तो एक शीट बना के भेजता हूँ जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कहीं पड़ा रहेगा तो मैं भिजवाता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे सम्स हैं, मैं चाहूंगा आप ट्राई करो, बट अगर नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके आंसर्स आपको भेजूंगा। बट एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो इसको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो परेशान मत होना, मैं नोट्स भेजूंगा, बट आई वांट यू टू ट्राई दीस सम्स वंस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा भी एग्जांपल्स चेक करके माइंड लगाओगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये टेबल तो करना है, ये टेबल तो बहुत सिंपल है, मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टेबल करने में। सारे के सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे, तो टेबल में तो फॉर्मूला खुद दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए बस आपको वैल्यूज डालना है, वैल्यूज डाल के आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी देखो, जिसमें यहाँ पे नंबर दिया और यहाँ पे नहीं दिया वो भी कैसे करना है आपको पता है, बराबर। यहाँ पे 92 इज इक्वल टू 7 into 4
प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर। तो ए का वैल्यू फिर बाद में रिवर्स कैलकुलेशन करके आएगा, बराबर। तो कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पे तो ये दिया हुआ है तो अभी ये कैसे निकालने का, वही फॉर्मूला लगाने का, बस जो नहीं दिया उसको बाद में लेफ्ट साइड में रख के बाकी सब चीजों को राइट साइड में मूव कर देने का, ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हैं ना हम लोग वैसा ही। देखो ये जो चैप्टर है गाइस, समझो ये मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन, इसमें न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही आते हैं, 9th में भी आते हैं और उसके बाद 10th में भी आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझेगा तो कभी नहीं समझेगा, इसलिए डरना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना है, समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाने का कि M1 V1 U1। एक बार आपने याद कर लिया कि हर एक सिंबल का क्या मतलब है तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल जो भी ये सब बहुत सिंपल है, आप कवर कर लीजिए खुद से। ये साइंटिफिक रीजंस में दूंगा आपको आंसर्स, तो तभी लिखना जब मैं दूंगा, ठीक है। सम्स में चाहता हूं आप एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से कोशिश करो, अगर किसी को आता है तो मुझे फोटो खींच के भेजना, नहीं आता तो परेशान मत होना, मैं आंसर्स बाद में भेजूंगा आपको, बट आई वांट यू टू ट्राई, ठीक है। किसी को कुछ कहना है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, अनम्यूट करके बोल सकता है अभी।